नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। ये जो लाइन यहां लिखी है इसे सुनकर के एक बार के लिए थोड़ी सी हंसी सी आती है। क्या बात कर रहे हो यार, ऐसे हो सकता है क्या? रूस को हम पछाड़ दें जिसकी हमें इतनी जरूरत है, हम जिससे इतना डिफेंस इक्विपमेंट लेते आए हैं। क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा हाँ, बात तो आप बिल्कुल सही सुन रहे हो कि ये बात बिल्कुल जमने वाली तो नहीं लगती। और आवाज भी बीच में जा सकती है। मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं बात करते करते करामात कर लेता हूं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जब हम इस बात को कर रहे हैं कि क्या यह वाकई पॉसिबल है कि इंडिया जो है वो रूस को पछाड़ दे। आई एम वेरी सॉरी। क्या यह वाकई संभव है कि इंडिया रूस को पछाड़ दे? लेकिन इस बात को जब मैं आपसे कह रहा हूं कि हां, यह सुर्खी बड़ी है, अब ऐसे में आपके दिमाग में प्रश्न खड़ा होने लगेगा। तो क्या आप कहना यह चाह रहे हो कि दुनिया के अंदर जितने भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं, उन एक्सपोर्टर्स में हमने रूस को पछाड़ दिया है और हम आगे निकल गए हैं? ठहरिए, यहां पर चर्चा हो रही है कि हम तैयारी में हैं। किस बात की तैयारी में हैं? कि हम रूस को पछाड़ेंगे। कैसे पछाड़ेंगे? क्या यह हमारी मित्रता के खिलाफ नहीं हो जाएगा? क्या यह वादा खिलाफी नहीं हो जाएगी? ओवर थिंक मत करिए, सेशन ध्यान से सुनिए, सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। फिर एंड में आपसे ही पूछ लूंगा कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है या नहीं। फिलहाल के लिए दुनिया के टॉप 10 जो डिफेंस के एक्सपोर्टर्स हैं उनमें हम कहीं पर भी नहीं खड़े हैं। हां, खड़ा है तो नंबर 1 पर अमेरिका खड़ा है, फिर उसके बाद में नंबर 2 पर इस बार किए गए एक्सपोर्ट में फ्रांस है, उसके बाद रूस है, फिर कनाडा है। इस तरह से दुनिया के देश खड़े हुए हैं इस पूरे सीन के अंदर। चलिए, ये बात तो समझ में आई कि टॉप 10 में तो हम नहीं हैं। तो अब मसला क्या है? मसले में हम देख रहे हैं कि रूस नंबर 3 पर है, रूस से साथ चर्चा हो रही है। कहानी क्या है? कहानी कुछ यूं है कि रूस और यूक्रेन को युद्ध करते हो गए 3 साल, और साहब जब युद्ध होता है तो आपको गोला बारूद फेंकना पड़ता है। अब पुतिन जो हैं वो अपने यहां पर जितना भी गोला बारूद बना रहे हैं उसको बनाकर सेम डे यूज भी तो कर ले रहे हैं, रूस के साथ निकालकर यूक्रेन पर। वहीं दूसरी तरफ अगर यूक्रेन को गोले फेंकने हो रूस पर तो उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर पिछले 4 सालों में हुए इंपोर्ट को उठाकर देखोगे तो दुनिया में कुल इंपोर्ट का सबसे अधिक भाग यूक्रेन ने ही किया है। नंबर 2 पर फिर भी भारत रहा है, अकॉर्डिंग टू सिप्री, स्टॉकहोम जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अनुसार मैं आपको यह बात बता रहा हूं। अर्थात अगर हम पुतिन और जेलेंस्की के बीच में कंपेयर करें तो पुतिन अपना बनाया माल फेंक रहे हैं, वहीं जेलेंस्की दुनिया के देशों से, विशेष रूप से पश्चिमी देशों से माल लेकर के और रूस के ऊपर फेंके जा रहे हैं। कुल मिलाकर के वेपन्स का कंजप्शन पिछले 3 सालों से एक खास क्षेत्र में चल रहा है। अब इनको तो लड़ते झगड़ते 1000 दिन से ऊपर हो गया, जिसमें काफी सारे लोगों की जान चली गई, काफी सारी क्षति हो गई, तमाम बातें हुई। लेकिन इसी बीच में भारत ने देखा कि और दुनिया के देश भी तो हैं जो छुटपुट अपनी सेना के लिए युद्ध अभ्यास ही करते रहते हों। देखो क्या है, जब भी कभी वॉर होता है तब तो वेपन्स का उपयोग होता ही है, लेकिन सेना को अचानक बॉर्डर पर ले जाकर थोड़ी बंदूक थमाओगे कि चलाओ गोली। आपको सेना को पहले भी प्रैक्टिस कराती रहनी होती है। आपने बहुत बार सुना होगा, भारत के भी तमाम प्रकार के युद्ध अभ्यास चल रहे होते हैं तमाम प्रकार के देशों के साथ कि हां भाई, हमने आज इसके साथ प्रैक्टिस की, आज उसके साथ प्रैक्टिस की। इस प्रकार से हमारे वॉर की प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं। अब वॉर प्रैक्टिस में असली तोप गोले चलाए जाते हैं। तोप गोले चलाओगे तो आम एम्युनिशन खराब भी होगा, खत्म भी होगा। तो आपको जहां से सप्लाई आ रही थी वो तो खुद ही युद्ध में फंसा हुआ है, तो उसकी सप्लाई कौन पूरी करेगा? और दुनिया भर के अंदर अगर 193 देश यूएन में हैं तो 100 से अधिक देश तो ऐसे होंगे जो कि युद्ध अभ्यास करते होंगे, और युद्ध अभ्यास करने वाले देशों को आम एम्युनिशन की जरूरत होगी। साथ ही साथ अपनी डिफेंस में हर बार वो बजट बढ़ा के कुछ नया तो लेकर आएंगे ही। ऐसे में हमारे लिए भी बाजार खूब बड़ा उपलब्ध है। जनरली ये बाजार पहले रूस द्वारा कंप्लीट कर दिया जाता था कि ले लो, माल चाहिए, हाँ भाई इतने गोले भेज देना, इतनी छोटी तोप भेज देना, इतने हेलीकॉप्टर, इतनी मिसाइल भेज देना, वो पैकिंग करके भेज देता था। आजकल उसका कंजप्शन खुद चल रहा है, और भारत इसी समय को पकड़ लिया है कि अच्छा तुम बिजी हो तो हम थोड़ा मार्केट समझते हैं। तो भारत इस बात को समझते हुए इसका फायदा उठाने बाजार में निकल पड़ा है। अब आप पूछेंगे कि ये तो भाई साहब मतलब आपदा में अवसर हो गया, कह सकते हो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, लेकिन सही मायने में ये हमने आपदा खुद पैदा नहीं की थी। हमने वर्ष 2015 के अराउंड ही ये डिसाइड कर लिया था कि डिफेंस सेक्टर में भारत को एक्सपोर्टर बनाना है। मेक इन इंडिया जब हमने शुरू किया तब यह उद्देश्य तय हुआ कि डिफेंस के क्षेत्र में हम इंपोर्ट तो करते आए ही हैं,
लेकिन 2029 तक हम 50,000 करोड़ साल का एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस इक्विपमेंट। और इसके लिए हम अपने देश में रक्षा जरूरत की चीजों को बनाएंगे। बनाने के लिए डिफेंस सेक्टर के अंदर तमाम प्रकार की कंपनीज को अवसर देंगे। कोई प्राइवेट कंपनी भी अगर डिफेंस सेक्टर में काम करना चाहती है तो हम उसे भी काम करने के लिए इनवाइट करेंगे। और भारत ने इस चीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। आज के सेशन में पहले ही इस जानकारी को दे दूं जिससे आपको इस बात की बहुत ही संतुष्टि हो। भारत का टारगेट है वर्ष 2029 तक 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट का। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 निकला है, हम ऑलरेडी 23,000 करोड़ एक साल के अंदर एक्सपोर्ट कर चुके हैं। इतना ही नहीं, पिछले साल हम 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर चुके हैं। अर्थात हम 24-25 के बाद अभी 4 साल और अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे। यानी कि 24-25 से 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 29 में टारगेट 50 का है। इस साल का टारगेट 30,000 करोड़ का है। जब हम 23,000 करोड़ पहुंच चुके हैं तो संभवतया हम उस काम को भी कर जाएंगे। ये भारत का विजन 2029 डिफेंस सेक्टर में अगर बना तो ये बात अपने आप में बड़ी है कि कैसे भारत जहां कहीं नहीं खड़ा था, किसी पायदान पर नहीं खड़ा था एक्सपोर्ट में, आज वो दुनिया के टॉप 25 एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है। आज भारत अपने लक्ष्य की तरफ बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। डिफेंस प्रोडक्शन में हमने इस साल 1.25 लाख करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन किया है, जिसमें से 23,000 करोड़ का माल हमने केवल बेचा है। तो यह बात अपने आप में भारत के लिए बहुत बड़ी और सकारात्मक बात है और यही कारण है कि भारत इस चीज में आगे निकल रहा है। लेकिन यह बात अचानक चर्चा में आई क्यों? अब दूसरा सवाल इस तरह का होना चाहिए कि भाई हमारे बीच में यह चर्चा बन कैसे गई? अभी तक तो कोई ऐसी बात थी ही नहीं, न्यूज कहां से आई? तो क्या हुआ कि कल के दिन रॉयटर्स नाम के अखबार ने, एक विदेशी अखबार ने, भारत की एक स्ट्रेटजी को अपनी हेडलाइन बना दिया। क्या बना दिया? कि इंडिया के द्वारा दुनिया के गरीब देशों को सस्ता लोन दिया जा रहा है और सस्ता लोन देकर के उनसे कहा जा रहा है कि आओ और वेपन खरीदो। इसने हेडलाइन कुछ इस तरह से बनाई कि इंडिया ऑफर चीप लोन फॉर आर्म्स टारगेटिंग रशियाज ट्रेडिशनल कस्टमर्स। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मान लीजिए कि आपके घर में मवेशियां हैं, आपके घर में गाय भैंस हैं और वो आप दूध बेचते हैं, लेकिन अचानक आपके दूध बेचने में कटौती करनी पड़ी आपको, क्योंकि आपके घर में ही कोई बड़ा कार्यक्रम है और वो कार्यक्रम अभी 3 साल तक चलने वाला है। भले ही आपके पास बहुत कैटल थी, लेकिन आपके जो बंधे हुए कस्टमर थे, जो दूध छाछ दही आपसे लेकर जाते थे, अचानक उन कस्टमर्स को कोई तो सर्व करेगा। उस जगह हम अपनी दुकान खोलकर बैठ गए कि साहब सुनो, हम भी अपने पास कैटल्स ले आए हैं, दूध आप यहां से भी ले सकते हैं। कुछ भारत वैसा ही कर रहा है। क्या? भारत ने जो रशिया के ट्रेडिशनल कस्टमर्स थे, उनके दिमाग में भारत के प्रति तो सद्भावना थी ही कि भारत और रूस अच्छे मित्र हैं और भारत रूस से हमेशा ज्यादा ही वेपन खरीदता आया है। इंडिया को एक एडवांटेज और मिला, हमारे पास अमेरिका का भी हथियार है तो रूस का भी है, तो फ्रांस का भी है, तो इजराइल का भी है। टेस्ट हमारे पास सारे हैं, तो हम तो एक मॉल जैसे बन गए। हमारे पास सबके एक्सपीरियंसेस हैं और सबकी प्रोडक्शन क्वालिटी हम धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं। ऐसे में आत्मनिर्भर बनने की चाह में भारत ने सबका टेस्ट अपने पास रखते हुए उन रशिया के पुराने कस्टमर से कहा कि भाई तोप गोले खत्म हो गए हों, रूस से तो आएंगे नहीं, बताओ क्या चाहते हो? बोले सर आप ही दे दो। तो भारत उस चीज में पहुंच गया कि लो हम दे देंगे। लेकिन अब सवाल यह है कि तोप गोले आते बहुत महंगे हैं। ऐसे में सोचो ना, एक छोटी सी तोप जो है, होवित्जर जैसी तोप 25-25 करोड़ रुपए की आती हैं। गोले और बहुत महंगे आते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा खर्चा है, ये आसान लग्जरी नहीं है, बहुत महंगी लग्जरी है ये। तो ऐसे में अब इतना महंगा गरीब देशों को आपको माल टिकाना है तो उनको थोड़ा मोटिवेट करना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको कार खरीदनी हो और कार खरीदने के लिए आपसे कहा जाए कि सर 10 लाख रुपए की कार है, आप कहेंगे यार 10 लाख तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी तनख्वाह भले ही 50,000 रुपए साल की आती, 50,000 रुपए महीने की आती है, मैं लेना चाहता हूं, तो फिर स्कीम लगाते हैं अपन कि सुनो इतना डाउन पेमेंट कर दो, इतना हम तुम्हें लोन दे देंगे, लोन से कार में घूम लो। अब आपको पता चल गया कि कार तो हमारे ही नाम है, साथ ही साथ में आपने गाड़ी को किस्तें और बांध दी। तो भारत ने भी यही खेला खेला। भारत ने अपनी एक बैंक बनाई, उस बैंक का नाम था एक्जिम बैंक। नाम से ही स्पष्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की एक बैंक बनाई जिसका उद्देश्य केवल यही है, अंतरराष्ट्रीय कस्टमर पकड़ो, गरीबों को लोन दो। अब ये गरीब कहां मिलते हैं? हम तो खुद ही गरीब हैं, हमसे भी गरीब कोई है क्या? तो हम जो बुरा सो देखन मैं चला, बुरा ने दिखिया कोई, तो वह अपने आप को जब झांके तो पता चला कि नहीं कुछ है अपने साथ। तो जब हम झांके अपने आप को तो पता चला कि हमारी ही तरह ग्लोबल साउथ नाम से जो दुनिया के आधे देश बचे हैं,
ग्लोबल साउथ का मतलब मैप में दक्षिण में बसने वाले देश, चाहे वो सेंट्रल अमेरिकी हो या फिर अमेरिकी दक्षिण अमेरिकी देश हो, अफ्रीकन कंट्रीज हो, एशिया के भी कुछ देश हो, इन देशों को जब हमने देखा तो समझ में आया कि इन देशों में हम अपना माल बेच सकते हैं, इन्हें लोन की जरूरत पड़ सकती है। वही वाली बात है, मारुति अपना बाजार देखेगी तो मर्सिडीज अपना देखेगी। तो ऐसे में मारुति ने अपना बाजार देखा और समझा कि अच्छा बेटा इन देशों में माल बेचा जा सकता है। हम अपनी बैंक को लेकर पहुंच गए, कहा कि भाई देखो हम लोन भी देंगे और वेपन भी देंगे। बोलो लोगे? बोले हाँ सर ये तो नेकी और पूछ पूछ। ये खबर बड़ी खबर बन जाती है कि रूस के ट्रेडिशनल कस्टमर्स को हमने उठाया और उठा करके उनसे कहा कि देखो वो तो युद्ध में बिजी है, सामान चाहिए। बोले हाँ हम देंगे सर, पैसा नहीं है लोन देंगे। और ये लोन वाली जो बात है भारत ने एग्जिम बैंक के माध्यम से कर दी। यही सुर्खी कल के दिन अखबार में बनी कि इंडिया सस्ता लोन दे रहा है हथियार खरीदने के लिए रूस के ट्रेडिशनल कस्टमर्स को। सर क्या हमसे रूस नाराज नहीं हो जाएगा इस बात से? बिल्कुल लगना तो चाहिए, लेकिन रूस खुद जब सामान नहीं दे पा रहा है तो उसका कोई मित्र देगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना, अन्यथा अमेरिका उनको सप्लाई करने लगता तो उसको और दुख होता। ऐसे में हमने वही जगह यहां पर ली है। तो सरकार बकायदा एग्जिम बैंक की मदद से इस तरह से लोन ऑफर कर रही है। एग्जिम बैंक के बारे में भी थोड़ा जान ही लीजिए। यह बैंक बनी तो 1982 में थी, पूरी तरह सरकारी बैंक है और इसका उद्देश्य अगर भारत की कोई कंपनी विदेश में आकर अपना ब्रांच खोलती है तो उसे भी सस्ता लोन दिलाना, या फिर भारत बाहर से कुछ इंपोर्ट करता है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है तो एग्जिम बैंक उन मामलों में फैसिलिटेट करती है। आपने कई बार सुर्खियों में देखा होगा ना कि भारत ने कुछ देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। असल में लोन को इज्जत में लाइन ऑफ क्रेडिट भी बोलते हैं। और आसान करता हूं, आप जब लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में आपसे कहा जाता है कि सर आप 45 दिन बाद इस पैसे को भर दीजिएगा। आप पूछते हैं ब्याज कितना लगेगा? बोले सर कोई ब्याज नहीं है 45 दिन तक, एक दिन भी क्रॉस हो गया तो पूरा वसूल लेंगे। तो ये जो 45 दिन तक आपको पैसा दिया गया था असल में वो लोन ही, लेकिन वो लोन असल में क्रेडिट के नाम पर, आपकी साख के नाम पर दे दिया गया कि 45 दिन में ये बंदा लौटा देगा, अगर नहीं लौटाया तो फिर हम वसूल ही लेंगे। तो क्रेडिट कार्ड पर भी जो आपको लोन मिल रहा है असल मायने में वो आपकी साख पर आधारित है। भारत भी ऐसे ही इन देशों को इनकी साख के ऊपर, इनकी प्रेस्टीज के ऊपर लोन देता है कि ये पकड़ो लोन लो। इसे लाइन ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। लाइन ऑफ क्रेडिट में हम किसी कंपनी को लोन नहीं देते, हम उस सरकार को लोन देते हैं। इसलिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करते हैं कि इंडिया ने पकड़ा मान लीजिए अल्जीरिया को, मोरक्को को, ब्राजील को कि लो आओ भाई हमसे लोन ले जाओ और लेकर के हमसे इस माल को खरीद लो। आपको लोन भी मिला, माल भी मिला, ब्याज भी नहीं लगा, भली भांति अच्छे से काम हो गया। बोले हाँ हो गया। दुनिया के देश भी ऐसे ही करते हैं। जैसे जापान ने भारत को जब बुलेट ट्रेन देने की बात की तो पहले उसने सस्ता लोन हमें दिया, सस्ते लोन से हमने बुलेट ट्रेन का रास्ता बनाया। रास्ता बन जाएगा तो बुलेट ट्रेन भी अब आने वाले समय में जापान दे ही देगा। तो आप पहले सामने वाले को पैसे देते हो, उसकी जरूरत पैदा करते हो, फिर आप उसको साथ साथ लेकर आगे बढ़ते हो, उसके पैसे से अपना धंधा बड़ा करते हो। लोन का कंसेप्ट ऐसे ही चलता आया है, ठीक है। तो भारत की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है वो इस समय दुनिया भर के लोगों को इसी तरह से लोन देकर के उनको हथियार खरीदवा रही है। जैसे अब आपके दिमाग में एक और सवाल घुसेगा, और वो सवाल क्या है? तो सर फिर एक बात बताओ, इस एग्जिम बैंक के पास पैसा कहां से आता है? भाई बैंक में जैसे आप और हम हैं तो हमारे पास में अगर बैंक के लिए सरकारी और प्राइवेट बैंक हैं तो सरकारी और प्राइवेट बैंक के पास पैसा कहां से आया? आपने उसके अंदर आपने उसमें जमा कराया था पैसा, वो किसी ने उधार में निकाल लिया। तो बैंकिंग का काम क्या है? आपकी जमा को किसी को उधार देना, यही तो बैंकिंग है। तो हमने जब जमा कराया तो ही तो निकल के आया। एग्जिम बैंक में पैसा जमा कौन कराएगा? यहां तो सब लेने वाले ही खड़े हैं, जमा कराती है सरकार। असल में सरकार को पता है कि यह हमारा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दुनिया में अपने लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए हर बार बजट में भारत सरकार एग्जिम बैंक को कुछ फंड देती है कि लो बेटा इस पैसे को बांटो और हमारी साख को बढ़ाओ। दुनिया भर के देश ऐसे काम करते हैं, चाइना की बैंक भी ऐसे ही करती हैं, जापान की बैंक भी ऐसे ही करती हैं, तमाम प्रकार की बैंक्स इसी तरह पर डेडिकेटेड यही काम कर रही होती हैं। तो भारत ने ये 2024 का आंकड़ा देख रहे हैं जब 9,000 करोड़ एग्जिम बैंक को दिया था कि लो इस लोन को लेकर के दुनिया भर में बांटो, और हमने बांटा भी।
अब बांटने के लिए बड़ा सवाल यह है, जैसे आप जब किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक में आपको लोन के लिए, आजकल आपने देखा होगा कुछ अनजान नंबर से कॉल आते हैं और आपसे पूछते हैं सर लोन ले लो। तो लोन लेने के लिए जो कॉल सेंटर पे आदमी उन्होंने बिठा रखा है, या तो उसने आपकी जो सिविल स्कोर है वो चेक कर लिया, या आपके खाते में रखा पैसा देख लिया, या ये देख लिया कि इन्होंने अभी तक कोई फ्रॉड नहीं किया है तो चलो इन्हें लोन ऑफर कर देते हैं। लोन के लिए कॉल आता है ना कई बार। अब आपको भारत से किसी को लोन दिलवाना है, अब लोन दिलवाना है तो क्या करें, आपको अपने एजेंट भेजने पड़ेंगे। तो ऐसे में जो लोन के एजेंट हैं उनको भारत सरकार डिप्लोमेट कहती है, क्योंकि दूसरे देश में भेजना है ना तो वो राजदूत हैं। तो भारत अपनी तरफ से 20 देशों में अपने राजदूत भेज रहा है, लोन ले लो। हाँ सर लोन चाहिए क्या, भाई मैं क्या करूंगा, सर गाड़ी ले लो, तो गाड़ी नहीं सर हथियार ले लो, पैसा ले लो, पैसे से हथियार ले लो। तो आप जरूरत भी बता रहे हो और पैसा भी दे रहे हो। ऐसा करके हम 20 अपने डिप्लोमेट ब्राजील, अर्जेंटीना, अल्जीरिया, मोरक्को, कंबोडिया, गुआना, तंजानिया, इथोपिया जैसे देशों में अपने डिप्लोमेट भेज रहे हैं। ये अफ्रीकी और अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी देश हैं जो कि भारत की तुलना में थोड़ी छोटी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इनको हम अपने डिप्लोमेट भेजकर इन्हें मोटिवेट करेंगे और उन डिप्लोमेट्स को डिफेंस अटैची नाम दिया जाएगा। अब डिफेंस अटैची का मतलब क्या है कि ये जाएंगे और वहां जाकर के बाकी काम पर दिमाग नहीं लगाएंगे, ये केवल इस बात पर दिमाग लगाएंगे कि इस देश के अंदर वेपन की कहां जरूरत है। जैसे मान लो कोई देश अपने इंटरनल संघर्ष में जूझ रहा है, हो सकता है कि किसी देश में अपने ही स्तर पर कुछ उपद्रवी लोग आ गए हैं, सिविल वॉर सिचुएशन बन गई है, तो ऐसे देशों में वो डिफेंस अटैची बैठकर जरूरत देखेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बैंक वाले आपसे आकर कहें सर देखिए गाड़ी बहुत पुरानी हो गई है, गाड़ी बदलने का समय आ गया है, सुनिए ना ये तो एक्सचेंज में चली जाएगी, बाकी हम इतने का डाउन पेमेंट कर देंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा सर, नई गाड़ी आ जाएगी, माइलेज इतनी अच्छी होगी एंड ऑल। तो उसने आपको कन्विंस किया। ऐसे ही हमारे जो डिफेंस अटैची हैं, यानी वो रक्षा जानकार, जो कि वो राजदूत या कहिए वो डिप्लोमेट्स जो रक्षा में जानकारी रखते हैं, वो उन देशों को जाकर बताएंगे कि सर इन लोगों को मारने के लिए आपने इतनी गोलियां बर्बाद कर दी, हमारा एक गोला ही काफी है, एक बार में चलो सारा मामला साफ है, समझाने वाला कोई चाहिए। तो भारत अपनी तरफ से ऐसे डिफेंस अटैचीज को भेज रहा है। ठीक है, इस साल ही हमने ब्राजील में अपनी एक्सिम बैंक की ब्रांच भी खोल दी है। यहां पर हमने बकायदा अपनी ब्रांच खोली है। वो ब्रांच जो है वो आकाश सिस्टम को बेचने के लिए इनकी बातचीत कर रही है। यह जानकारी रॉयटर्स ने बताई है कि भारत ने साओ पाउलो में अपनी एक्सिम बैंक की ब्रांच खोली है, जो ब्राजील सरकार को समझा रही है कि सर हमारी आकाश मिसाइल ले लो, बहुत बढ़िया है। ये वो रही हेडलाइन जिसके अंदर साउथ अफ्रीका में भी हम लोग पहुंच रहे हैं, एक्सिम बैंक जहां तहां अपने ऑफिस खोलते हुए पहुंच रही है। ठीक है, आपको मैं कुछ न्यूज रेफरेंस में दिखा देता हूं कि एक्सिम बैंक कैसे लाइन ऑफ क्रेडिट देती है। देखो यहां पर गुआना को देती हुई दिखाई दे रही है, यहां वियतनाम को देती हुई दिखाई दे रही है। तो पहले पैसा दो और पैसा देकर के कहो कि ये सामान खरीदो सर, हमने इसलिए आपको ये पैसा दिया है। संभवतया आपको ये समझ में आ गया हो। ताजा तरीन उदाहरण ये वियतनाम का है, जब हमने उसको पहले लोन दिया $300 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट के नाम पर, उसकी इज्जत रखते हुए सरकार से सरकार के बीच में, और फिर उससे कहा कि इस पैसे से आप अपने लिए नाव खरीद लो, बोट खरीद लो और पेट्रोल वेसल्स खरीद लो ताकि आपकी जरूरतें पूरी होती रहें। कोई पूछे हम आपसे ही क्यों लें, तो सर देखो आप रूस से लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रूस इस समय खुद युद्ध में उलझा हुआ है। ऐसे में वो आपको डिफेंस इक्विपमेंट भेज नहीं पाएगा। और सच बात भी है, पुतिन खुद ही डिफेंस के काफी सामान अब ईरान से, नॉर्थ कोरिया से मंगा रहे हैं कि आओ भाई हमें सामान बेचो ताकि हम युद्ध में उपयोग में लें। ऐसे में रशिया का आर्म एक्सपोर्ट बुरी तरह से खत्म हो रहा है और इसके आंकड़े भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। वहीं यूक्रेन के नाम पर क्या है, जो पश्चिमी देश दुनिया को माल बेचते थे, वो पश्चिमी देश आजकल यूक्रेन को माल बेचने लग रहे हैं। तो ऐसे में उनका एकमात्र कस्टमर यूक्रेन बना हुआ है। इस जानकारी को आप तथ्यात्मक रूप से ऐसे चेक कर लें, मार्च 10 की ये कटिंग है कि रशिया का जो आर्म एक्सपोर्ट है ना, वो 47% गिर गया है। सिप्री का मानना है कि ये 47% गिरा है। क्यों? क्योंकि असल मायने में ये एक्सपोर्ट होता, अब ये घर में ही उपयोग हो रहा है। ऐसे में रूस का जो वर्चस्व है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। स्टॉकहोम पीस रिसर्च के अनुसार 64% तक रूस के हथियारों के निर्यात में 2020 से 24 के बीच में गिरावट आई, जिससे रूस की जो वैश्विक बाजार में भागीदारी है वो 20% से घटकर 7.8% रह गई। तो उम्मीद है कि अब जो हमने शुरुआत में थंबनेल पर टाइटल डाला था कि हम रूस को पछाड़ने निकले हुए हैं, असल मायने में जहां कस्टमर्स के पास भारत पहुंचता था, उन जगहों रूस पहुंचता था, उन जगह पर हम पहुंच रहे हैं, क्योंकि रूस बिजी है इस समय पर और हमको वो ट्रेडिशनल कस्टमर अपना सा लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे में अमेरिका धीरे धीरे इस जगह को पूरा कवर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम भी
कम नहीं है। भारत भी धीरे धीरे अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। और तो और भारत अब धीरे धीरे महत्वपूर्ण खरीदार से एक्सपोर्टर की भूमिका में जाना चाहता है। अब मैं आपको पहले रशिया का टोटल एक्सपोर्ट दिखाता हूं 2010 से लेकर के 2024 के बीच में। देखो, जहां 2010 से 14 का आंकड़ा है, दुनिया भर में जो टोटल आर्म एक्सपोर्ट होते थे 4 सालों में, उनमें 27% रूस के होते थे, फिर 26%, 24% घटते आए 20 से 24 में 3 साल तो युद्ध में ही निकल गए, 7.8% ही दुनिया के अंदर हो रहे एक्सपोर्ट में अब रूस की भूमिका रह गई है। अर्थात रूस का रोल धीरे धीरे कम हो रहा है। उस कम होते रोल को कोई तो भरेगा। ऐसे में अमेरिका इस क्षेत्र में लगभग 8% की बढ़त देखा है। अब कम हुआ था, अगर हम पिछले मुकाबले में देखें 11% से 7.8% या 16 से 8%, 8% का अंतर था, तो इस 8% को तो अमेरिका भी भर रहा है, लेकिन एक आध परसेंट हम भी भर ही लेंगे और आने वाले समय में हम इस लिस्ट में कहीं शामिल हो जाएंगे। हम इसे अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहे हैं। हम तो पहले लार्जेस्ट इंपोर्टर हुआ करते थे, अब हम एक्सपोर्ट के बारे में विचार तो कर रहे हैं। कम से कम इंपोर्ट में सोचो, युद्ध के दौरान भी यूक्रेन नंबर 1 है, लेकिन भारत नंबर 2 पर खड़ा है। भारत आज भी सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है, और उन इंपोर्ट करने वालों में रूस, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, यूके, जर्मनी, इन देशों से हम भर भर के इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हम इंपोर्ट के ऊपर अपनी जो जिम्मेदारी है उसको धीरे धीरे अब कम करते जा रहे हैं। 20 से 24 में अगर आप देखें तो भारत ने 55 से सीधा 36% ही हम इंपोर्ट को घटाते हुए लेके आ रहे हैं। 36% तक हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। इसके पीछे का बड़ा रीजन था क्योंकि भारत ने प्राइवेट सेक्टर से भी कहा कि आप भी डिफेंस के सेक्टर में काम करिए, और हुआ भी। डिफेंस में प्राइवेट ने जब काम करना शुरू किया तो हम 8 साल में हाईएस्ट प्रोडक्शन पर पहुंच गए। जानकर आश्चर्य होगा, 2018 में हम 0 पर थे। आज सिप्री का कहना है कि भारत ने डिफेंस इंपोर्ट में जो हिस्सेदारी है वो मतलब 2022-24 में 43% तक है, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन जबरदस्त इंक्रीज कर दिया है। 23-24 में हमने 1.25 लाख करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट खुद बनाए हैं। साथ ही साथ 19-20 की तुलना में ये 62% ज्यादा है। भारत ने रक्षा निर्यात को जो 2029 में 50,000 करोड़ का ले जाने का लक्ष्य रखा है, वो लक्ष्य इसी प्रोडक्शन पर बेस्ड है। जब हम 3 लाख करोड़ का माल बना रहे होंगे तो 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। उदाहरण के लिए, जहां हम शुरुआत में डिफेंस प्रोडक्शन में बिल्कुल न्यून पर थे, 2016-17 में 740,000 करोड़ का ही हम अपने द्वारा डिफेंस प्रोडक्शन करते थे। आज 1,27,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। यह अपने आप में बड़ी बात है। भारत मेक इन इंडिया में आत्मनिर्भर होते हुए डिफेंस सेक्टर में साफ साफ देखा जा रहा है। हमने अपने डिफेंस बजट में भी काफी बड़ा परिवर्तन किया है। लगभग 2.5 गुना हमने डिफेंस सेक्टर के बजट को भी इंक्रीज किया है। यही कारण है कि जो हमारा देश में हो रहा प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन अपनी डिफेंस के लिए भी काम आ ही रहा है। इसके चलते ही भारत अब ना केवल अपने लिए वेपन बना रहा है, बल्कि उन देशों में भी जहां रूसी हथियार खरीदे जाते थे वहां पर एक्सपोर्ट भी कर रहा है। यही कारण है कि 2024 में $2.5 बिलियन का एक्सपोर्ट करके भारत 25 टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर देशों में शामिल हुआ। यह जानकारी सारी मैं आपको दे रहा हूं 1 फरवरी 2025 को प्रकाशित हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज से या कटिंग से, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने खुद कहा कि हमने 1,27,000 करोड़ के प्रोडक्शन किए, उनमें से 21,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट किया, और इसी कारण से हमारा डिफेंस इन दिनों तेजी से चल रहा है। यही कारण है कि भारत अब डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर्स को भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने दे रहा है कि आप आओ और बढ़िया से प्रोडक्शन करो। और आते ही अब देखो 2025 के अप्रैल के डे 1 की कटिंग है, हमने 23,622 करोड़ का 2024-25 के अंदर एक्सपोर्ट किया है। पिछले साल कितना किया था? 21,000 करोड़ का। इस साल कितना कर दिया है? 23,000 करोड़ का। लक्ष्य कितना है? 50,000 करोड़ का। कब है ये? 2029 में। तो हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए, 13-14 में भारत 686 करोड़ का ही एक्सपोर्ट करता था, आज 23,622 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है।
34 गुना एक्सपोर्ट इंडिया ने इंक्रीज किया है। यह भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होते हुए प्रयासों को दिखाता है। रक्षा मंत्री का भी यही स्टेटमेंट है जो कि इन्होंने अप्रैल 1 को सब सार्वजनिक रूप से सबके सामने दिया। भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किया क्या जाता है, तो देखो, हम ना केवल छोटे असलहे को एक्सपोर्ट करते हैं, अपितु हमारे पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है, आर्टिलरी गन्स हैं, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, रडार है, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, पिनाका रॉकेट्स है। हम इन्हें भी तगड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं और ये एक्सपोर्ट जब हम लोग करते हैं तो इनकी डिमांड मार्केट में बहुत तेज है। आप पूछेंगे इतना भी क्या तेज हो आप लोग कि डिफेंस में इनको तो यूज किया ही जाए, आपके गोले भी आपके क्यों खरीदे जाए? कारण यह है कि आज अगर एक गोला बनाया जाए तोप का तो यूरोप में वो $3000 में बनकर आता है। वह मतलब 2.5 लाख रुपए का एक गोला बनकर आता है। 80 से गुणा कर लो, कितना हुआ? 8 तिया 24,000 और हाँ 2.5 लाख रुपए का। और इंडिया में वो $300 का यानी कि 24,000 रुपए का ही बनकर एक तोप का गोला आ जाता है। तो 10 टाइम्स का जो ये डिफरेंस है, इस डिफरेंस को इंडिया इस समय पर बहुत बड़े एडवांटेज के रूप में ले रहा है। दुनिया को यही समझा रहा है कि देखो, अगर सस्ता माल चाहिए तो हम डिफेंस में आपके लिए बढ़िया कर सकते हैं। यही कारण है कि हम ग्लोबल साउथ पर अपना दिमाग टिका कर बैठे हैं। ग्लोबल साउथ दुनिया के वो देश जो कि गोलार्ध में दक्षिण की तरफ हैं, जो तुलनात्मक रूप से डेवलपिंग हैं या फिर लीस्ट डेवलप्ड हैं, जैसे साउथ अमेरिकी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज और दक्षिण एशियाई और आसियान कंट्रीज। इनको ध्यान में रखते हुए इन देशों में ही भारत अपना बाजार तलाश रहा है और इनको तलाश करके भारत यहां पर अपने डिफेंस अटैची भेज करके काम कर रहा है। तो आज के सेशन में 2-3 बातें क्लियर हुई। पहला, 2029 का लक्ष्य है 3 लाख करोड़, 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट, बकायदा इस काम को करने के लिए एग्जिम बैंक से लोन फैसिलिटी, डिफेंस अटैचीज को यूरोप से भी निकाल करके इन दक्षिण साउथ एशियन जो देश हैं, इनको साउथ एशियन ना कहकर ग्लोबल साउथ कहा जाता है, ग्लोबल साउथ देशों में अपॉइंट किया जा रहा है ताकि वो वहां पर बढ़िया एक्सपोर्ट कर सकें। तो जानकारी समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें कि भारत को और क्या करना चाहिए, आप क्या सोचते हैं, किस तरह से इस काम को और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है साहब, संभवतया आज के सेशन में जो दी जाने वाली जानकारी थी वो आप लोगों को बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होगी। साथियों, अब आपके सामने कुछ मैसेजेस हैं। वो मैसेजेस इस बात के हैं और ये टाइमिंग भी अगर आप देखें तो ये कल रात्रि के मैसेजेस हैं जो हमारे सामने हैं। और वो मैसेजेस ये कह रहे हैं कि सर, आपने जो कल बर्थडे कूपन कोड लगाया था, ये हमारे ऐप पर आए हुए वो हैं, वो कूपन कोड काम नहीं कर रहा है क्योंकि वो रात को 12 बजे शार्प बंद कर दिया था। बर्थडे कूपन कोड कल जो आप लोगों ने मेरे जन्मदिन के अवसर पर यूज किया था, जिससे आपने बातें बाजार की या अपनी पाठशाला पर कोर्सेज में फ्लैट 50% ऑफ पाया था, वो कूपन कोड रात को 12 बजे बंद हो गया था। बड़ी संख्या में मैसेजेस में से कुछ मैं स्क्रीनशॉट लेकर आया हूं, बाकी बहुत सारे मैसेजेस जल्दबाजी में मैं नहीं ले पाया। ऐसे में अगर आप में से कोई भी साथी अटका हुआ है और अगर वाकई में एक्सेस करना चाहता है तो जिन्होंने कल ट्राई किया था, आज वो फिर से ट्राई कर लीजिएगा, उनको ये अप्लाई होता हुआ मिल जाएगा। ठीक है, आप में से अगर कोई नया साथी भी है जो कल किसी कारण से सेशन में नहीं आया था, वो इसे यूज कर लें और अपनी तरफ से इसे एक्सेस करते हुए अपने लिए कोर्स को रिजर्व कर लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।